आज हम फिजिक्स में लेसन नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वैद्युत आवेश क्या है। अब वैद्युत आवेश को समझने के लिए हम केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दुनिया के सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है जो कि पॉजिटिव होता है। नाभिक के चारों ओर एक खाली कक्षाएँ होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। परमाणु उदासीन होता है क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो होता क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जैसे कि मान लो हमने ए और बी दो वस्तुएं ली और इन्हें आपस में रगड़ दिया तो उससे क्या होला, यदि ए से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और बी इन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो हम कहते हैं कि वस्तुओं पर आवेश आ गया, अर्थात एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन तो त्यागती है अर्थात लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, उस पर धनावेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और एक वस्तु जिस पर जो इलेक्ट्रॉन तो ग्रहण करती है, देन ऑफ इलेक्ट्रॉन करती है, उस पर ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आवेश हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। जो ऋणावेश होता है उसमें देन ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं परंतु प्रोटॉन कम होते हैं। इस प्रकार से आवेश को हमने दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। अब सवाल उठता आवेश क्या है। वास्तव में जो आवेश है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसका मतलब है कि यदि कई सारे आवेश यदि दिए गए हैं तो आपको टोटल आवेश निकालना है तो सभी आवेशों का बीजगणित का योग करना होगा। अतः सभी आवेशों को Q1, Q2, Q3 जितने भी आवेश हैं उन सबको आप जोड़ दोगे। दूसरी बात, जो आवेश है उसकी यूनिट है अतः उसका जो मात्रक है वो SI पद्धति में कूलम होता है, जबकि CGS पद्धति में ESU अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। इनमें जो संबंध है वो ये होता है, एक कूलम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। कितना होता है, एक कूलम जो है 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। इससे हमें पता चलता है कि आवेश दो टाइप के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, मतलब पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, जबकि नेगेटिव का मतलब है देन ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होना। अतः यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो पॉजिटिव होगा और जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो नेगेटिव होगा। इस प्रकार से आवेश जो हैं दो प्रकार के होते हैं। अब एक इसमें नाम आता आवेश का त्वरण। अब सवाल उठता मतलब त्वरण। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं अर्थात चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होते हैं वो पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। इसलिए किसी वस्तु पर आवेश आएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसका मतलब किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से या तो बराबर होती है या इससे पूर्ण गुणज होती है, अर्थात इस तरह 2 दूनी, 3 दूनी, 4 दूनी, 5 दूनी आदि होती है। इसे ही हम आवेश का त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु पर
आवेश की जो मात्रा है Q बराबर N इंटू E ये फार्मूले से ज्ञात करते हैं, जहाँ Q4 आवेश की मात्रा है, N4 इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E4 इलेक्ट्रॉन का आवेश अतः 1.19 कूलम होता है। इस फार्मूले के द्वारा हम किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि क्वेश्चन आता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम तो देख रहे हैं हमें आवेश की मात्रा दी हुई है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो यदि हम ऊपरी फार्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो N बराबर Q/E। Q का मान दिया 1 और E का मान है 1.19। यदि आप इसे सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 10⁻19 ऊपर तक प्लस हो जाएगा। तो हम इसे चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6। पॉइंट तो हटाओ दे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, 100 तो इससे डिवाइड तो दे 6.25 प्लस 18। इस प्रकार से इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ता देखते हैं कि वास्तव में आवेश का क्वांटिकरण का मतलब है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होगी या तो वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी या इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगी। अर्थात किसी वस्तु पर कभी भी इलेक्ट्रॉन विषम भिन्न संख्या में नहीं जा सकते, इसलिए आवेश की मात्रा हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर अथवा इसके पूर्ण गुणज होती है। पूर्ण गुणज होती है। अब आता है आवेश संरक्षण नियम। संरक्षण का मतलब होता है कि जो ना तो नष्ट हो ना ही निर्माण हो। अर्थात किसी भी क्रिया में जो आवेश की जो कुल मात्रा है वो संरक्षित रहती है। अर्थात क्रिया से पहले क्रिया के बाद आवेश की कुल मात्रा बराबर होगी। अर्थात ना तो आवेश उत्पन्न होगा और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चे सोच रहे होंगे कि शुरू में जब हमने दो वस्तु ली थी ए और बी, और जब हमने वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी ने उन इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। सर जी कह रहे हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आवेश तो ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, परंतु हम देख रहे हैं कि इस पर धनावेश उत्पन्न हो गया और उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो। इसका मतलब क्या हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि घिसने से पहले जो तुल आवेश था वो 0 था और अब भी यदि इन्हें जोड़ा जाए तो अब भी तुल आवेश कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब है किसी भी क्रिया में आवेश की कुल मात्रा हमेशा निश्चित रहती है, संरक्षित रहती है, नहीं बदलती है। केवल आवेश का ट्रांसफ़र होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। यहाँ पर सवाल उठता है क्या इलेक्ट्रॉन आवेश का माध्यम प्रोटॉन से नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रोटॉन जो हैं नाभिक के अंदर होते हैं और नाभिक से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो संभव नहीं है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा वो केवल इलेक्ट्रॉन के माध्यम के द्वारा ही होगा, ना कि प्रोटॉन के द्वारा। अब सवाल उठता है कि आवेश यदि दो प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव, क्या इनके बीच में कोई बल लगता है या नहीं लगता है? तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलॉम ने देखा कि यदि दो आवेशों को रखा जाए तो उन आवेशों के बीच में बल कार्य करता है। यदि मानते चलो एक आवेश यदि Q1 है और एक आवेश Q2 है, Q1 है और Q2 है और ये इनके बीच की दूरी है, तो प्रयोग द्वारा पता चला कि इनके बीच में ये जो वैद्युत बल है ये दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दो आवेशों के बीच जो बल है
आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम इसे हटा दिया जाए तो एक कांस्टेंट आता है जिसका मान होता है 1/4πε0 ते Q1 Q2/R², जहाँ ये जो ε0 है इसे वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं और ते को पैरावैद्युतांक कहते हैं। पैरावैद्युतांक कहते हैं। ध्यान तेरी बात है, वायु के लिए पैरावैद्युतांक का मान हमेशा 1 होता है, जबकि धातुओं के लिए पैरावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होला। जबकि पैरावैद्युत पदार्थों के लिए धातुओं के लिए ते का मान अनंत होला और पैरावैद्युत पदार्थों के लिए ते का मान 1 से ज़्यादा होला। अब ये जो 1/4πε0 है इसका मान होता 9 × 10⁻⁹। यहाँ पर भी बच्चों तो बड़ा अजीब से लग रहा होगा कि ये कांस्टेंट क्या यूज किया गया है। ये इसी चैप्टर में छोटे बार बार यूज होला, सारे प्रूफ इसी थे उस फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ पर एक नया कांस्टेंट यूज किया 1/4πε0 ते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलाम नियम ये कहता है कि यदि दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2 दूरी r है तो ये बल जो है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, यदि सजातीय आवेश हैं अर्थात दोनों यदि पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो इनके बीच जो बल लगता है वो हमेशा प्रतितसम बल होला, अतः वह एक दूसरे को दूर हटाते हैं। यदि दोनों विपरीत आवेश हैं अर्थात एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो हमेशा आतसम होला। सही है। तो ध्यान रखिए बात है, जो एक जैसे आवेश होंगे उनके बीच में हमेशा बल सजातीय होला, प्रतितसम होला, और यदि विपरीत आवेश हैं तो बल आतसम होला। इस प्रकार से हम देखते हैं तीन के बीच में बल कार्य करता है। अब यदि एक आता हमारा परीक्षण, एक आता वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या है? यदि हम किसी आवेश को ले लें और इससे चारों ओर एक आवेश देते हैं जहाँ पर यदि किसी और आवेश को रख दिया जाए तो उसमें बल काम करेगा, और यदि इससे बाहर यदि आवेश होला तो उस पर बल नहीं लगेगा। ये जो आवेश से चारों का वो क्षेत्र है जहाँ पर कोई और आवेश रख दिया जाए तो उस पर बल लगता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यदि कोई भी ध्यान रखना है, विशेष तौर पर बता रहे हैं बार बार, यदि वैद्युत क्षेत्र नहीं है तो आवेश व बल कार्य नहीं करता, और यदि वैद्युत क्षेत्र है तो आवेश व बल कार्य करता है। इसी में यहीं पर एक नाम आता है जिसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश वास्तव में ये कोई आवेश नहीं, तो इस अन्य आवेश नहीं है, इसे हम एक ऐसा आवेश मान लेते हैं जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ऐसा दुनिया में हर आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र होता है, फिर भी मान लेते हैं कि इसका वैद्युत क्षेत्र इतना कम है कि इससे वैद्युत क्षेत्र तो 0 मान लिया गया है। इसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जो वैद्युत बल है वो होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि आवेश जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी और नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। दूसरी बात ध्यान रखना है, आवेश का जो हमेशा आवेश किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है या इससे पूर्ण
ते बराबर होला और आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अब हमने इसी में और आगे पढ़ते हैं। यदि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सोचिए ये बिंदु O है जहाँ पे एक आवेश q रहता है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है जहाँ पर एक परीक्षण आवेश रहता है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कूलॉम नियम का प्रयोग करते हैं। कूलॉम नियम से जो वैद्युत बल होला F वो होला 1/4πε0 Q1 मतलब Q, Q2 अर्थात Q0 बट्टे में R²। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है जिसे हम E से शो करते हैं, E बराबर होता है F/Q0। और यदि हम F की वैल्यू रख दें तो 1/4πε0 Q0 बट्टे में R² अपॉन में Q0। तो हम तो दे देंगे Q0 से Q0 कट जाएगा और E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के Q/R²। इसका मतलब है कि जो वैद्युत क्षेत्र है E वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/R²। 1/R²। सही है। आज सवाल उठता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। सोचिए ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। यदि इस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को, जैसे यदि परीक्षा में Q0 रख दिया जाए तो उस पर एक बल कार्य करेगा। यदि इस लगने वाले बल को इस परीक्षण आवेश के मान से बाहर कर दिया जाए तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तो एक परीक्षण आवेश रहता है तो उसमें जो लगने वाला वैद्युत बल है और जो परीक्षण आवेश है उसके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान रखने की बात है, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा प्लस आवेश के तरह आउटवर्ड होगी, मतलब बाहर की ओर होगी। कोई नेगेटिव आवेश के तरह इसकी दिशा इनवर्ड होगी। अतः यदि आवेश पॉजिटिव है तो दिशा बाहर की ओर होगी और यदि नेगेटिव है तो अंदर की ओर होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो है ये सदिश राशि है। सही है। दिशा होगी प्लस से तरह आउटवर्ड और माइनस तरह इनवर्ड, अर्थात आवेश प्लस आवेश से दूर और माइनस आवेश की ओर होती है। बाकी बच्चों कर लेते हैं टॉपिक को। कोई परेशानी हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा।